अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, रीड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी और मैंने कोशिश की थी कि रोज़ाना आपको 100 सवाल कम से कम डेली करवाए जाएं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, लेवल 1 हो, लेवल सेकंड हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज सेकंड हो, कुछ भी अगर आपने उर्दू से रिलेटेड कुछ भी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका पेपर परफेक्ट जाए, ऐसी मैंने पूरी कोशिश की है। कल जब ये वीडियो चल रहा था 4 बजे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था और मैंने उसके बाद कहा कि इसके बाद जो वीडियोस आएंगे, इसके बाद जो सवालात आएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, शिक्षण विधि से रिलेटेड होंगे, जिनको समझाना पड़ेगा। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कल 50 पे सवाल रोक दिए थे। आज 51 सवाल को आगे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाएँ, चैनल पर जाएँ। चैनल पर प्लेलिस्ट है, रीड के ओल्ड पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करें, आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा। तो आज बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 51। कल के वीडियोस में जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट को देखते हुए मैंने कुछ तब्दीलियां की है। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, आपको जिस तरह की सहूलतें चाहिए होती है कि सर हमें MCQs चाहिए, हमें शिक्षण विधि चाहिए, या कुछ देर जवाब ना बताएं, जैसी भी आपको अपनी तरफ से बातें जैसे आपको मुनासिब लगती है पढ़ाई करने के लिए, आप ज़रूर अपना मशवरा दे सकते हैं। मैं उन बातों पर सोच विचार करूँगा जो बातें बेहतर होंगी कि हाँ आपकी बात सचमुच लायक है, आपके लिए ज़्यादा काम की है, आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मुफीद है, तो उन बातों पर अमल किया जाएगा। तो कल के बहुत सारे कमेंट्स में इस बात को मैंने देखा था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लास को शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आज भी वीडियो को शुरू होने से पहले आप इसका लिंक अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। इतनी मेहनत करने के बाद उसका कुछ सिला ना मिले, 2-4 बच्चे देखकर खुश हो जाएं, तो ये बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं कि उर्दू सभी को अच्छी तरह से, उर्दू का डाटा, उर्दू का कंटेंट वैसे भी हर कहीं इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो कल वाले कमेंट्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि सर प्लीज़ आप आंसर ना बताएं, आप आंसर ना बताएं। अगर आंसर नहीं बताऊंगा तो आंसर क्या करूं, आपको कमेंट में लिख कर दूं, क्या ये बेहतर होगा? आंसर बताऊंगा ही नहीं तो फिर क्लास ऐसी ज़ाया हो जाएगी, कुछ समझाने में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा है कि आंसर तो आपको दिया जाएगा, बस फ़र्क ये है कि पहले सवाल पढ़ दिया जाएगा, सवाल के बाद मैं 5 सेकंड का स्टॉप लूँगा, आपको फटाफट 5 सेकंड के अंदर अंदर क्या देना है, जवाब देना है। जितनी देर में सवाल मैं पढ़ता हूँ उतनी देर में आप ही पढ़ लेते हैं, ऐसा मुझे पूरा अंदाज़ा है। ठीक है, तो पहले आप सवाल पढ़ें, सवाल को समझें, 5 सेकंड का स्टॉप है, उसके बाद आप फटाफट जवाब दें। फिर उसके बाद मैं आपको 5 सेकंड बाद बताऊँगा कि सही जवाब क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों, जितना हो सके क्लास का टाइम 4 बजे का है, तो आप सारे काम छोड़कर लाइव क्लास अटेंड करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताकि आपकी और भी कोई क्यूरीज़ है, आप अगर कमेंट में मुझे क्यूरीज़ हाथों हाथ लिख कर बता रहे हैं तो आपके जवाब को हाथों हाथ क्लैरिफाई कर पाऊँगा। और अगर आप वीडियो पूरा ओवर हो जाएगा, यानी 1 घंटे की क्लास ख़त्म हो गई, उसके बाद अगर आपने कुछ पीछे से क्लास को बाद में देखा, फिर आप कमेंट में लिखोगे तो हज़ारों कमेंट में फिर किसका जवाब दे पाते हैं, किसी का जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर आपकी बात हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो और मेरे जहन में वो बातें फिर नहीं आ पाती। तो बेहतर है अगर 4 बजे क्लास का टाइम रखा गया है तो कोशिश करें कि आप सारा काम छोड़कर 4 बजे का शेड्यूल बनाएं और उस वक्त क्लास अटेंड करने की पूरी कोशिश करें, बल्कि ग्रुप्स में शेयर करें, उन्हें भी, अपने दोस्तों को भी, साथियों को भी बोलें कि सर की क्लास ज़रूर अटेंड करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, यानी सवाल नंबर 51। इस्तक़राई तरीक़ा तदरीस में क्या होता है? एक मसला पेश किया जाता है, तारीफ़ याद कराई जाती है, तरीक़ा तफ़वीज़ इख्तियार किया जाता है, या मिसाल हक़ाइक़ के ज़रिए उसूल अख़ज़ किए जाते हैं। इस्तक़राई तरीक़ा किसे कहते हैं दोस्तों? तरीक़े 2 होते हैं तदरीस के, और तदरीस कौन सी? ग्रामर की, यानी क़वाइद के तदरीस के जो तरीक़े होते हैं, एक होता है इस्तख़राजी तरीक़ा, एक होता है इस्तक़राई तरीक़ा। इस्तख़राई तरीक़े को मनोविज्ञान के यानी नफ्सियात के मुखालिफ माना जाता है, और इस्तक़राई तरीक़ों को यानी इस मॉडर्न तरीक़े को बेहतर और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के
अकॉर्डिंग ही माना जाता है, मुनासिब तरीके से इसको समझा जाता है। तो इस तरीके में क्या किया जाता है, कोई मसला बयान कर दिया जाता है, या बच्चों को परिभाषाएं याद कराई जाती है, या तरीक़ा तफ़वीज़ याद कराया जाता, इख्तियार कर लिया जाता है, या मिसाल हक़ाइक़ मिसालें देकर उनके ज़रिए उसूल अख्ज़ किए जाते हैं। क्या किया जाता है? 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, सही जवाब है दोस्तों इसका डी। जिसने डी आंसर दिया है उन सभी का सही है, बाकी सभी का क्या है? गलत है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 52। मतला किसे कहा जाता है? गज़ल का पहला शेर, गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का हासिल शेर, या गज़ल का हर शेर? मतला किसे कहा जाता है? मतला कहते हैं दोस्तों गज़ल के पहले शेर को, यानी कि ए। गज़ल का पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर होता है वो मक़ता कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 53। ड्रामा किस ज़बान के कौन से लफ्ज़ से निकला है? अरबी का दास्तान लफ्ज़, फ़ारसी का मोती पिरोना लफ्ज़, अंग्रेज़ी का ड्रामा, या यूनानी का डराओ लफ्ज़? सही जवाब है यूनानी का डराओ लफ्ज़ से क्या बना है दोस्तों? ड्रामा बना है, जिसका मतलब होता है करना या करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54। वो कौन सी सिन्फ सुखन है जिसका हर शेर अपना अलग मानी रखता है, अपना अलग मतलब रखता है? मसनवी, नज़्म, गज़ल, या कसीदा? सही जवाब है दोस्तों सी, गज़ल। गज़ल का हर शेर अपना अलग ही मतलब रखता है, जबकि नज़्म में ऐसा नहीं होता है। नज़्म में, कसीदे में, मसनवी में, किसी में भी ऐसा नहीं होता है। इन सभी जो गज़ल के अलावा जितनी भी असनाफ़ होती है, शायरी असनाफ़ जितनी भी होती है, सभी का एक केंद्र बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक मरकज़ होता है। ठीक है, उस मरकज़ी ख़याल के ऊपर ही पूरी सिन्फ वो लिखी जाती है, फिर वो चाहे मसनवी हो, नज़्म हो, या कसीदा हो। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है। आप लोग सोच समझ के जवाब दें, गलत जवाब बिल्कुल ना दें। सवाल नंबर 55। रुबाई का कौन सा मिसरा या रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी करता है? कौन कौन से मिसरे हैं रुबाई में जो रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी करते हैं? पहली बात, रुबाई में मिसरे कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो आपको क्या बताना है? पहला और चौथा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। कौन सा मिसरा है जो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी करता है? सही जवाब है दोस्तों सी। सही जवाब क्या है? सी, पहला, दूसरा और चौथा। कभी कभी तीसरा मिसरा भी होता है जो रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी के साथ आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहला, दूसरा, चौथा तो करता ही है। यही क्या है रुबाई की खूबसूरती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 56। मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ से मुश्तक़ है, किससे लिया गया है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ मंशा से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ रिसा से, अरबी का लफ्ज़ रबा से, अरबी का लफ्ज़ कसीदा से? सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? जल्दी बताइए। सही जवाब है बी, अरबी का लफ्ज़ है रिसा। ये रिसा नहीं है, रिसा। क्या है? रिसा, से है, ये से। अरबी का लफ्ज़ है रिसा, उससे निकला है। इसका मतलब होता है रोना, पीटना, मातम करना, इसका मतलब हुआ करता है। सवाल नंबर 57। मसनवी किस ज़बान के लफ्ज़ से मुश्तक़ है? अरबी का लफ्ज़ रिसा से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ मंशा से या मुसन्ना से, अरबी का लफ्ज़ कसद से, या अरबी का लफ्ज़
रुबा से। सही जवाब है दोस्तों अरबी का लफ्ज़ मुसन्ना से। मुसन्ना का मतलब होता है दो। मुसन्ना मतलब क्या, दो दो करना। मुसन्ना मतलब क्या होता है, दो दो करना। और मसनवी जो फॉर्मेट है उसमें दो लाइनों में यानी दो सत्रों में एक शेर लिखा जाता है और सभी का रदीफ काफिया क्या हो जाता है, बार बार चेंज हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। किसी मरहूम की वफ़ात पर इजहार रंज व गम किस सिन्फ सुखन में किया जाता है? रंज व गम की बात की जाती है तो कौन सी सिन्फ में होता है? नज़्म, गज़ल, कसीदा या मरसिया? बहुत इजी सवाल है, डायरेक्ट ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। नज़्म, गज़ल, कसीदा या मरसिया? मातम और रोने पीटने का जो मातम और रोने पीटने का जिसमें बयान किया जाता है वो सिन्फ और कोई नहीं बल्कि कौन सी है दोस्तों? मरसिया। कौन सी है? मरसिया। अगला सवाल 59। लफ्ज़वारी तरीके में किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? पढ़ाने के, लिखाने के सभी तरीके आपको बताए हैं तो आपको बताना है लफ्ज़वारी जो तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर किस पे दिया जाता है? अल्फाज पर, जुमले पर, कहानी पर या किस्से पर? अब ये बात आप भी जानते हैं कि लफ्ज़ से ही पता लगता है लफ्ज़वारी तरीका। कौन सा वाला तरीका? लफ्ज़वारी तरीका। तो जब बात लफ्ज़ की जा रही है तो सबसे ज़्यादा ज़ोर किस पे दिया जाएगा? अल्फाज पर दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? अल्फाज पे दिया जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। आमादगी और रुझान, मौजू का इंतखाब, समाजी तनाजुर और इयादा क्या हैं? ये सभी किन चीज़ों के नाम हैं? बताया है, टॉपिक आपको पढ़ा है, आपको पता होगा। उर्दू तदरीस के मकासिद हैं जो ऊपर नाम लिए गए, आमादगी, रुझान, मौजू का इंतखाब और समाजी तनाजुर और इयादा क्या चीज़ें हैं? ये उर्दू तदरीस के मकासिद हैं, उर्दू तदरीस का निसाब है, उर्दू तदरीस की माउन अशिया है या उर्दू तदरीस के उसूल हैं? बताइए क्या हैं? एक तो आपने इजीली क्रॉस कर दिया, माउन अशिया तो नहीं है, कोई सहायक सामग्री तो नहीं है, है ना। उर्दू तदरीस का निसाब भी नहीं है, सिलेबस तो हो ही नहीं सकता, ये भी आपको पता ही है। सिलेबस तो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है। अब आप कंफ्यूज हैं मकासिद में और उसूल में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, आमादगी का उसूल पहला पॉइंट क्या लिखाया था? जब उर्दू का पहला ही शैक्षिक विधियों का, शिक्षण विधियों का जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो पहले ही वीडियो में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बताई थी तारीफ़, उसके बाद बताई थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशिष्टता यानी उसकी सिफात, और उसके बाद उसकी खसूसियात के बाद क्या सबसे पहले क्या बताए थे? उसूल बताए थे। क्या बताए थे? उसूल। उसूल में बताया था सबसे पहला कौन सा उसूल? आमादगी का उसूल। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 61। हुरूफ की बनावट और मिलवा शक्लें सिखाने का अमल को कहते हैं? क्या कहते हैं? नकल, इल्मिला हो गया, इल्मिला नहीं दोस्तों, इम्ला, ठीक है, करेक्शन हो जाते हैं। मैं खुद टाइप करता हूँ, काफ़ी लंबा टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों को करने में, तो आप इस बात को डीपली नहीं जाएं। नकल, इम्ला, पढ़ना या समझना, हरूफ की बनावट और मिलवा शक्ल सिखाने का तरीका क्या कहलाता है? पढ़ना और समझना तो नहीं होगा। नकल भी नहीं होगा क्योंकि नकल में सिर्फ चीज़ को एज इट इज़ उतारने के लिए तरगीब दी जाती है, समझाया जाता है। तो सही तरीका क्या है दोस्तों? बी। सही क्या है? बी। इमला, हरूफ की बनावट, मिलवा शक्लें, टूटी फूटी शक्लें सब सिखाना, उनको जोड़ना सब किस में सिखाया जाता है? इमला में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 62। नुक्ते, हरूफ और लफ्ज़ से जुमले बनाए जाते हैं। इस्तिखराजी तरीका से, पिस्तालॉजी तरीका से। अब ये नीचे दो ऑप्शन देखो छूट गए हैं गलती से, यहाँ पर कुछ भी तरीका आप ले सकते थे।
इस्तखराजी तरीका ले लीजिए, इस्तखराई तरीका ले लीजिए, पढ़ो लिखो तरीका ले लीजिए, मांटेसरी तरीका ले लीजिए, कुछ भी ले लेते, लेकिन सही चीज़ क्या है, नुक्ते, हुरूफ और लफ्ज़ से जुमले बनाए जाते हैं। जुमले किस में बनाए जाते हैं दोस्तों? पिस्तालॉजी तरीके में बनाए जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 63, इमला के हिसाब से कौन सा लफ्ज़ सही है? गुलशन, रोशन, बेदार या गुबार? इमला की वर्तनी की शुद्धि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध सारे ही हैं, आपको बताना शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है। बताइए, गुलशन सही है क्या? नहीं दोस्तों, गुलशन सही नहीं है। गुलशन हमारी बाजी का नाम है और गुलशन ऐसे नहीं, गुलशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, गुलशन में सी नहीं आता बल्कि क्या आता है, शीन आता है। तो इस तरह गुलशन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, रोशन। रोशन नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, रोशन होता है। क्या होता है, रोशन होता है, इसलिए रोशन भी क्या है, गलत हो गया। फिर क्या है, बेदार। बेदार का मतलब होता है जागना, बेदार बिल्कुल सही है। और लास्ट में है गुबार। गुबार नहीं होता, गुबार होता है। क्या होता है, गुबार। गुबार यानी धूल, मिट्टी। ठीक है, गुबार, गर्दो गुबार, सुना होगा आपने लफ्ज़। ठीक है, तो सही कौन सा है दोस्तों? सी वाला इसका क्या है जो सही है, बेदार, इसका मतलब जागना। अब ये चीज़ें कैसे आएगी? ये चीज़ें याद करने से नहीं आएंगी, ये चीज़ आएगी कंटिन्यू रीडिंग से। आप किताबें पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए। ठीक है, अपने आप को निखारते रहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों में ऑटोमेटिक निखार आता जाएगा। सवाल नंबर 64, आसान और मुख्तसर तरीन तरीक़ा तदरीस कौन सा है? सबसे आसान, मुख्तसर तरीन, एक तो होता है मुख्तसर यानी छोटा, मुख्तसर तरीन यानी बहुत ज़्यादा छोटा, तरीका कौन सा है पढ़ाने का? माइक्रो टीचिंग यानी जज़वी खुर्द तदरीस, दूसरा इकाई तदरीस का तरीका, तामीर पसंदी का तरीका, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों ए, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म, है ना। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो आसान और मुख्तसर तरीन तरीका कौन सा होता है? माइक्रो टीचिंग होता है, जिसको उर्दू में जुज़वी तरीका या खुर्द तदरीस भी कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, ज़बान की तालीम में लिखने की महारत किस तरह पैदा की जाती है? ज़बान की तालीम में लिखने की महारत किस तरह पैदा कर सकते हैं बच्चे में? बच्चे को कैसे बेहतर लिखाया जा सकता है? हुरूफ की जोड़ की तरकीब सिखाना, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, हुरूफ तहज्जी की तरतीब से पढ़ना, या नफ्स मज़मून को समझना। अपने को सिर्फ क्या सिखाना है? लिखना सिखाना है। तो नफ्स मज़मून को समझना क्या ज़रूरी है? क्या हुरूफ तहज्जी की तरतीब से पढ़ना ज़रूरी है? क्या सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना ज़रूरी है? या हुरूफ की जोड़ की तरकीब सिखाना ज़रूरी है? काफ़ी देर से कोई जवाब नहीं है। नफ्स मज़मून को समझना कोई ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। हुरूफ तहज्जी की तरतीब से पढ़ना, तरतीब भी ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। लिखने में कभी भी कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी हर्फ आ सकता है। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, पढ़ने का काम लिखने से कोई रिलेटेड नहीं है। लिखना अलग काम है और पढ़ना अलग काम है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। हुरूफ की जोड़ की तरतीब सिखाना, कि हुरूफ को किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से दो अलग अलग हुरूफ को किस तरह मिलाया जाता है, ये चीज़ सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बच्चे में लिखने की महारत क्या हो सकती है? पैदा हो सकती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 66, मुनासिब रवानी के साथ पढ़ना कौन सी महारत है? मुनासिब रवानी के साथ पढ़ना कौन सी महारत है? लिखने की महारत, सुनने की महारत, याद करने की महारत, या पढ़ने की महारत? हम बात किसकी कर रहे हैं? पढ़ने की। तो ये कौन सी महारत हुई दोस्तों? पढ़ने की ही महारत हुई। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है। आंसर क्या है? डी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 67, तरीका सूत किस तरीके तदरीस का हिस्सा है? लिखना सिखाने का तरीका है,
पढ़ना सिखाने का तरीका है, पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए है, या याद करने के लिए है? तो दोस्तों ये किसका तरीका है? ये तरीका है ए, यानी कि सॉरी यार, ए नहीं, ये है सिर्फ बी, पढ़ना सिखाने का तरीका है। किसका तरीका है? सिर्फ पढ़ना सिखाने का तरीका है। तरीका, उस सूत को सूती तरीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती तरीका भी मैंने आपको पढ़ाया है। दोनों चीज़ें मैंने बताई है, मैंने ऐसी गलती नहीं करना। आपको तरीका, उस सूत को सूती तरीका भी कहा जाता है। आप दोनों लफ्ज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। दो ही तरीके होते हैं, अबजदी तरीका और सूती तरीका। आपको बताया है पूरा ग्राफ बनाकर। उम्मीद करता हूँ आपने उस ग्राफ की स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 68। किस तरीका तदरीस में अल्फाज सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? क्या सिखाने पर? अल्फाज सिखाने पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। किस में? ड्रामाई तरीके में, जुमलावारी तरीके में, लफ्ज़वारी तरीके में, या अबजदी तरीके में? सही जवाब क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। सी, लफ्ज़वारी तरीका। लफ्ज़ का कनेक्शन किससे है? अल्फाज से है। ठीक है, लफ्ज़ एक है, वाहिद है, और अल्फाज उसकी जमा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 69। किस तरीक़े तदरीस में लकड़ी या गत्ते के हरूफ बनाकर बच्चों को याद कराए जाते हैं? पिस्तालॉजी तरीका, अबजदी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी, मॉन्टेसरी तरीका। मारिया मॉन्टेसरी क्या करती थी? एक अस्पताल में काम करती थी, बच्चों के अस्पताल में काम करती थी। उनको बच्चों से बहुत हमदर्दी थी, तो वो चाहती थी कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। मारिया मॉन्टेसरी इनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तरीका निकाला, तरीका ईजाद किया कि लकड़ी या गत्ते, पुट्ठे, कार्डबोर्ड पर हरूफ बनाए जा सकते हैं और बच्चे उंगली फेर कर उनकी प्रैक्टिस या उनकी मश्क कर सकते हैं। इस तरह बच्चा लिख सकता है। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। सवाल नंबर 70। किताबें, चार्ट, नक्शे, मुखौटे, भकोटे नहीं, मुखौटे, ठीक है, मुखौटे कौन से मामून अशिया हैं? किताबें, चार्ट, नक्शे कौन सी अशिया हैं? कौन सी सहायक सामग्री हैं? ज़बानी तौज़ीहात, बसरी तौज़ीहात, समई और बसरी तौज़ीहात, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या जानना है दोस्तों, ये जो लफ्ज़ है ना तौज़ीहात, इसको तौज़ीहात भी कहते हैं। कई बार इसकी जगह क्या लिखा आएगा पेपर में आपके पास? आलात। क्या लिखा आएगा? ये बसरी तौज़ीहात की जगह क्या लिखा होगा? बसरी आलात, बसरी आलात या बसरी अशिया, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप वर्डिंग्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। आपको बस समई और बसरी इनका ध्यान रखना है। समई सिर्फ सुनने वाली और बसरी देखने वाली। और समई और बसरी दोनों का क्या मतलब होता है? देखने और सुनने वाली दोनों, यानी दृश्य और श्रवण दोनों ही वाली अशिया क्या कहलाती है? समई बसरी अशिया कहलाती है। तो किताबें और चार्ट को क्या हम ज़बानी तौज़ीहात हैं? नहीं। क्या बसरी तौज़ीहात हैं? बिल्कुल हाँ। सही जवाब क्या है? बी। इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, बसरी है, इस समय बसरी नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। हम इसे सुन नहीं सकते, सिर्फ देखने की चीज़ है, सिर्फ श्रवण, सिर्फ दृश्यम वाली चीज़ है। इसे क्या कहेंगे? बी, बसरी तौज़ीहात कहेंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 71। तमहीदी सवालात किए जाते हैं। तमहीद बना है प्रस्तावना से, सवालात यानी प्रश्न। प्रस्तावना, प्रश्न किए जाते हैं। क्यों? इआदे के लिए, जांच के लिए, सबक को समझाने के लिए, या आमादगी पैदा करने के लिए?
सही जवाब क्या है दोस्तों? डी है। क्या है? डी है। आमादगी पैदा करने के लिए, यानी प्रस्तावना प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं। काय के लिए, किस लिए पूछे जाते हैं? ताकि बच्चा सबक की तरफ कनेक्टेड हो। वो फिजिकल तो क्लास में होता है, मेंटली क्लास में नहीं होता है, तो उसको मेंटली क्लास में लाने के लिए, उसको सबक की तरफ कनेक्ट करने के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं, जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तमहीदी सवालात कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 72। पूरे तालीमी साल के मंसूबा को क्या कहते हैं? पूरे साल का जो मंसूबा बनाया जाता है, जो वार्षिक योजना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सबक का मंसूबा, सालाना मंसूबा, यूनिट का मंसूबा या मंसूबा सबक? सही जवाब क्या है दोस्तों? बी है, सालाना मंसूबा। क्योंकि सालाना का मतलब क्या होता है? वार्षिक। पूरे साल की बात की जा रही है तो सालाना मंसूबा। इजी सवाल है। सवाल नंबर 73। ज़बान की महारतें तरतीबवार हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ अगर होती है तो सबसे ज़्यादा गलती मैंने यहीं पर पाई है। ज़बान की महारतों से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। महारत अलग चीज़ है और मकासिद अलग चीज़ है। महारत बच्चे में पैदा की जाती है और मकासिद एक उस्ताद के लिए होता है कि उस्ताद क्या अपेक्षाएं रखता है, क्या उसके मकसद हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ज़बान की महारतें क्या है, उसका क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, या लिखना, समझना, पढ़ना और बोलना। जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी। मैं बात महारतों की कर रहा हूँ, मकासिद की नहीं कर रहा हूँ। मकासिद इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ महारतों की। महारतों के लिए कौन सा क्रम सही है? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए। ठीक है, टाइम अप। सही जवाब है दोस्तों बी। क्या है? बी। क्यों है, कैसे है, ये देख लीजिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू टाइम ख़राब नहीं करेंगे। सुनना, सबसे पहले हम बच्चे में ये महारत पैदा करेंगे कि वो क्लास में आया है तो ढंग से सब चीज़ों को सुन सके, सब बातों को ढंग से सुन सके। जब सुनेगा उसके बाद उसको बोलना सिखाएंगे कि अब जो तूने सुना है मेरे मुंह से, उस बात को रिपीट करके सुना, वापस दोहरा कर सुना, या अपने मन की कुछ बात सुना, उसको बोलना सिखाएंगे। बोलने के बाद उसे किताब पढ़ना सिखाएंगे और पढ़ने के बाद उसे लिखना सिखाएंगे। ये सही क्रम है किसका? ज़बान की महारतों का, यानी जिसको कहते हैं भाषाई कौशल। भाषा कौशल, ये चार क्या हैं दोस्तों? कौशल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वही सवाल है जो पहले पूछा गया है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। ज़बान के ख़ास मकासिद की तरतीबवार हैं। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, या लिखना, समझना, पढ़ना और बोलना। अब बात कर रहे हैं हम ख़ास मकासिद की। ख़ास मकासिद कितने हैं? 4 हैं। क्या क्रम है? जल्दी बताइए। चलिए, टाइम अप। सही जवाब है दोस्तों ए। क्या है? ए। मकसद क्या है? हम चाहते हैं, मकसद हमारा ये होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा बोले, ये हमारा पहला मकसद होता है। सुनना कोई मकसद नहीं है, सुनना महारत है। मैं क्लास के दौरान भी ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ। सुनना कोई मकसद नहीं है, सुनना क्या है? महारत है। तो पहला मकसद क्या है? बोलना। उसके बाद बच्चों से कहते हैं पढ़ना, फिर लिखना, और आखिरी जो मकसद होता है वो समझना का। उसको जो कुछ पढ़ाया गया बच्चा उसको समझे भी, उसको समझे भी। हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समझ में आ गई बात? उद्देश्य कितने हैं? 4 हैं। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये उद्देश्य यानी मकासिद हैं। अगर बात महारतों की जाए यानी कौशल की जाए तो आपको क्या करना है? समझना वहाँ से हटा देना है और क्या करना है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये उसकी महारत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 75। सीधे उस ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाना कौन सा तरीका है? जिस ज़बान को हम पढ़ा रहे हैं उसी ज़बान में ही उसे पढ़ाना, उसमें कोई तब्दीली नहीं करना। कौन सा तरीका है? अमली तरीका, क़वाइद का तरीका, बराह रास्त तरीका या तर्जुमे का तरीका?
पढ़े हैं कि एक टॉपिक आपको बहुत इजी तरीके से। इंशाल्लाह अगर आपने शैक्षणिक विधियाँ पढ़ी है, वीडियो बना चुके हैं सभी के, अगर आपने देखे हैं तो आपको याद होगा। सीधे उसी ज़बान में पढ़ाने का जो तरीका है वो कहलाता है कौन सा? बराह रास्त तरीका। कौन सा तरीका? बराह रास्त तरीका। बराह रास्त उसी से, जिस ज़बान को हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी को हिंदी में ही समझाना, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझाना, उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उर्दू को पढ़ाते वक्त उर्दू ज़बान में ही बात करना, उर्दू तरीके से ही समझाना। क्या कहलाता है? बराह रास्त तरीका कहलाता है। इसमें किसी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 76, लिखने की सलाहियत पैदा करने का क्या तरीका है? एक बच्चे को क्या सिखाना है? लिखने की सलाहियत पैदा करनी है तो क्या तरीका है? हरूफ की तहजीक को मैं एराब लिखना, हरूफ तहजी सिखाओ, अलीबा सिखाओ, एराब सिखाओ, नहीं ज़बर ज़ेर पेश सिखाओ, ये तरीका सही है। 2 हरफी 6 हरफी अल्फाज को लिखना, पहले 2 लफ्ज़ वाले 2 हरफ वाले, फिर 3 हरफ वाले, फिर 4 हरफ वाले लफ्ज़ लिखाना, क्या ये सही है? देखकर सुनकर लिखना, लिखता नहीं लिखना, क्या ये तरीका सही है या सभी तरीके सही हैं? सही जवाब क्या है दोस्तों? चौथा, सभी तरीके क्या हैं? सही हैं। बच्चे को पहले हरूफ सिखाए जाएं, हरूफ तहजी अलीबा सिखाई जाए, फिर उसको आगे पीछे किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, फिर उसको एराब सिखाए जाएँ, ज़बर ज़ेर पेश सिखाए जाएँ। उसके बाद जब वो एराब भी सीख जाता है तो 2-2 हर्फ वाले, फिर 3-3 हर्फ वाले, फिर 4-4 हर्फ वाले उसको अल्फाज सिखाए जाएँ। ठीक है, फिर देख कर सुनकर वो बातें लिख सके। यही चीज़ें बच्चों में लिखने की महारत को पैदा करती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 77, नमूने की बुलंद खानी कौन करता है? नमूने की बुलंद खानी, बुलंद खानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाद में आप कहोगे सर ने बताया नहीं। बुलंद खानी का मतलब क्या होता है? आदर्श वाचन। क्या होता है? आदर्श वाचन कौन करता है? तालिब इल्म स्टूडेंट करता है, मुअल्लिम यानी उस्ताद करता है, वालिदैन करते हैं या हेडमास्टर करता है? आदर्श वाचन कौन करता है? सही जवाब क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। बी। क्या है? बी, मुअल्लिम उस्ताद होता है। उस्ताद सबसे पहले आदर्श वाचन करता है, यानी उस्ताद सबसे पहले बुलंद खानी करता है, नमूने की पैराग्राफ पढ़ता है, उसके बाद वो आगे बच्चों से पढ़वा या करता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 78, खामोश मुताला के क्या फ़ायदे हैं? चुपचाप पढ़ने के, मौन वाचन जिसे कहा जाता है, मौन वाचन के क्या फ़ायदे हैं? सुकून और इत्मीनान से मुताला होता है, थकान नहीं होती है, पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है या सभी फ़ायदे हैं? बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। क्या है? डी, सभी फ़ायदे हैं। सुकून और इत्मीनान से मुताला होता है। बच्चा सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली से सब चीज़ें पढ़ लेता है बिना किसी शोर शराबे के। थकान नहीं होती कि ज़्यादा बोलने से, देखिए इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो देखिए मेरे गले में खूब खराश आ गई है, ठीक है, गला सूख गया है, तो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा तो उसको थकान महसूस होगी, उसको मेहनत लगेगी, जिस तरह पसीने में लगता तभी मैं हो रखा हूँ। पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है, और जब बच्चा मन ही मन में पढ़ता है तो उसके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह सभी फ़ायदे इसमें हुआ करते हैं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो। क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 79, मुताला ज़ेरे लब में होता है। क्या होता है? तलबा बुलंद खानी से पढ़ते हैं, बुलंदी से तेज़ी में पढ़ते हैं, तलबा खामोशी से पढ़ते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, सिर्फ होंठों की हरकत से पढ़ते हैं या सभी तरीके सही हैं? बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। क्या है? सी, सिर्फ होठों की हरकत से पढ़ता है, यानी बच्चा बोलता तो नहीं है, मन में भी नहीं पढ़ता, लेकिन होठ हिलाता रहता है, धीरे धीरे इतना मध्यम आवाज़ पढ़ता है कि उसकी आवाज़ सिर्फ उसे ही आती है, उसके पड़ोसी को भी नहीं आती। वो कहलाता है मुताला ज़ेरे लब। ज़ेरे लब। सवाल नंबर 80, नज़्म की तदरीस के मकासद क्या है? नज़्म बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है? नज़्म पढ़ाने का फ़ायदा क्या है बच्चों को? मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? नज़्म क्यों पढ़ाई जाए? तलफ़्फ़ुज़ और लय से पढ़ना सिखाने के लिए, अशार के मफ़हूम को समझने के लिए, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना या सभी मकासद? एक नज़्म जब बच्चों को पढ़ाई जाती है तो उस्ताद की कौन सी
उद्देश्य होने चाहिए, कौन से मकासद होने चाहिए। तो सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? सही जवाब है डी, तलफ़ुज़ और लय में पढ़ना सिखाना, ये भी सही है। अशार के मफ़हूम को समझाना कि शायर कहना क्या चाहता है, ये भी सही है। और ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना, यानी उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये भी क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 81, मारूज़ी जांच में नहीं होता है, वैकल्पिक जो जांच होती है, जो मूल्यांकन होता है, उसमें क्या चीज़ नहीं होती है? खाली जगह भरवाना, ऐसे सवाल आते हैं, तफसीली सवालात आते हैं, सही या गलत मालूम करना, या जवाबात से एक मुंतखब करना। बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी है। क्या है? बी है। तफसीली सवालात का मतलब होता है निबंधात्मक प्रश्न। जब मारूज़ी जांच की जाती है, मारूज़ी का मतलब वैकल्पिक जांच, वैकल्पिक मूल्यांकन, जब विकल्प दिया जाता है, बच्चों को ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ऑप्शन में क्या होता है? खाली जगह भरवाने में ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, दोनों ऑप्शन पूछा जाता है। सही या गलत का जवाब मालूम करना, उसमें हाँ या ना आता है, ट्रू फॉल्स दोनों लिखे होते हैं, आपको या तो ट्रू लिखना होता है या फिर फॉल्स लिखना होता है, या तो सच या फिर झूठ लिखना होता है। और जवाबात में से एक मुंतखब करना है, अ ब स द, अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये वही वाला तरीका है, चार में से हमें एक चुनना है। तो ये कौन सा तरीका? मारूज़ी जांच का तरीका। कौन सा तरीका है? मारूज़ी जांच का तरीका है। और मारूज़ी जांच में कभी तफसीली सवालात नहीं आया करते, यानी मैं जो इस वक्त टेस्ट ले रहा हूँ इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन का, ऐसे टाइप क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सवाल नंबर 82, ऐसे सवाल जिनमें खाली जगहें पुर की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? मुमासिल मुदात, कसीरुल बदल मुदात, दर्जाबंदी मुदात, या तकमीली सवालात? जल्दी बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी है, तकमीली सवालात। तकमील का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना या पूरा करना, ठीक है, तकमील। तो खाली जगह वाले के जो सवालात होते हैं उसको क्या कहते हैं? तकमीली सवालात कहते हैं। सवाल नंबर 83, मश्की तदरीस के 3 साझेदार कौन हैं? मश्की यानी अध्ययन के लिए कह लीजिए, मश्की कहते हैं प्रैक्टिस तदरीस के लिए 3 साझेदार कौन कौन से हैं? उस्ताद, घर और माहौल, निगरां, उस्ताद और मुतअल्लिम, माहौल और स्कूल, तालिब इल्म और वालिदैन। बताइए बताइए बताइए। आपसे पूछा क्या जा रहा है? 3 साझेदार। कितने पूछे जा रहे हैं? 3। नीचे माहौल, स्कूल और तालिब इल्म और वालिदैन, ये दोनों दो हैं, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। बचता क्या है? उस्ताद, घर, माहौल और निगरां, उस्ताद और मुतअल्लिम। तो देखिए, तदरीस का जो मामला है, शिक्षण जो तरीका है, शिक्षण जुड़ा किससे है? सबसे पहले शिक्षण के लिए ज़रूरी क्या है? स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। जब बच्चे होंगे ही नहीं पढ़ने वाले तो पढ़ाया किसे जाएगा, है ना? तो यहाँ पर उस्ताद, घर और माहौल, बच्चों का कहीं नाम है? नहीं है। यहाँ लिखा मुतअल्लिम। मुतअल्लिम कहते हैं विद्यार्थी को, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा। विद्यार्थी ज़रूरी है, उस्ताद ज़रूरी है और निगरां यानी उसका अभिभावक ज़रूरी है। वही मश्की तदरीस के लिए 3 साझेदार हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 84, किसी भी सवाल का जवाब वजाहत से दिया जाता है तो कहलाता है? वजाहत कहते हैं दोस्तों तफसील से, विवरणात्मक, क्या कह सकते हैं? विवरणात्मक। अगर किसी बात का जवाब देते हैं, किस सवाल का जवाब देते हैं तो क्या कहलाएगा? मुख्तसर, मारूज़ी, तफसीली या मुख्तसर तरीन? इसका सवाल आएगा, मैं आपको डिटेल में आकर समझाऊंगा। इसे क्या कहते हैं? जिसकी वजाहत की जाए, विवरण किया जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ पूरा फैला कर उत्तर दिया जाए, वो सवाल क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं तफसीली सवालात। क्या कहलाते हैं? तफसीली सवाल। तफसील के साथ बहुत बड़ा कर विस्तृत तौर पर, विवरणात्मक तौर पर जो जवाब दिए जाते हैं वो कहलाते हैं तफसीली सवालात। सवाल नंबर 85, सवालात की कितनी किस्में हैं? ठीक है, यहाँ बता देंगे आपको। सवालात की किस्में कितनी हैं? मारूज़ी, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर और तफसीली, मारूज़ी, वजाहती और तमसीली, इबारती, मारूज़ी और तफसीली,
या तफसीली और तशरीही? बताइए बताइए बताइए। जी, सही जवाब क्या है दोस्तों? ए, मारूजी, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर और तफसीली। मारूजी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मारूजी का मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें ए बा सैदे वाले सवाल आते हैं, ये ABCD वाले सवाल आते हैं। मुख्तसर तरीन यानी अति लघुत्तरात्मक। मुख्तसर तरीन अति लघुत्तरात्मक, आपने प्रश्न को पढ़ा होगा, एक लाइन में जवाब दीजिए, एक हर्फ में, एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, वो होते हैं मुख्तसर तरीन यानी अति लघुत्तरात्मक। फिर है मुख्तसर सवालात यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न, और आखिर में है तफसीली सवालात यानी निबंधात्मक प्रश्न। तफसीली सवाल का मतलब क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्न। तो सही जवाब क्या हुआ दोस्तों? ए हुआ। क्या हुआ? ए हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 86। ज़ेर ज़बर पेश, तशदीद, वाव मारूफ, मजहूल का कौन सी महारत में ख्याल रखा जाता है? ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए कौन सी महारत होती है जिसमें ख्याल रखा जाता है? लिखने की महारत में, पढ़ने की महारत में, बोलने की महारत में, या इमला की महारत में? जल्दी बताइए सोचकर। देखिए NCERT ने या RPSC ने तो सी ही को सही उत्तर माना है। बोलने की जो महारत है उसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद, मारूफ, वाव मारूफ, वाव मजहूल, इन सभी का महारत में ख्याल रखा जाता है। वो कौन सी महारत है दोस्तों? बोलने की महारत। कौन सी महारत? बोलने की महारत में इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 87। हाँ, आपका काफ़ी होगा कन्फ्यूजन होगा इस सवाल में, मुझे पता है, लेकिन RPSC ने यानी जो रीट का एग्ज़ाम लेती है उसने यही सही माना है। मुआलजाती जांच क्यों होती है? मुआलजाती किसे कहते हैं? रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग, औपचारिक शिक्षण नहीं, उपचारात्मक शिक्षण, सॉरी, उपचारात्मक शिक्षण क्या क्यों होती है? वजह क्या ऐसा करने की? तदरीसी कमज़ोरी मालूम करने के लिए की जाती है, या पढ़ाने के लिए की जाती है, लिखवाने के लिए की जाती है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए, तदरीसी कमज़ोरी मालूम करने के लिए रिमेडियल टीचिंग कराई जाती है, यानी उपचारात्मक मूल्यांकन करवाया जाता है। इसे उर्दू में कहते हैं मुआलजाती तदरीस। मुआलजाती तदरीस। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 88। इस्लाही टेस्ट पेपर क्यों लिया जाता है? इस्लाह का मतलब क्या होता है? त्रुटि सुधार। इस्लाह का मतलब क्या होता है? त्रुटि सुधार। तो क्लास में इस्लाही टेस्ट क्यों लिया जाता है? पढ़वाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती जानने के लिए, या तदरीसी कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए? बताइए जवाब। चलिए, सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। क्या है? डी, तदरीसी कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। कौन सी कमज़ोरी? तदरीसी कमज़ोरी, शिक्षण की कमज़ोरियों को पता लगाने के लिए इस्लाही टेस्ट लिया जाता है, त्रुटि सुधार के लिए लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 89। नौइयत के एतबार से अंदाज़ा क़द्र की कितनी किस्में हैं? नौइयत समझ लीजिए, रचना के एतबार से अंदाज़ा क़द्र यानी मूल्यांकन के कितनी किस्में हैं, कितने प्रकार हैं? नौइयत यानी रचना, एतबार यानी के आधार पर, अंदाज़ा क़द्र यानी मूल्यांकन की किस्में हैं यानी प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? माहाना 15 रोज़ा, दाखिली और ख़ारजी, तहरीरी और ज़बानी, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी, दाखिली और ख़ारजी। ये दो ऐसे तरीके हैं जो मूल्यांकन करने के तरीके माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 90। सवाल नंबर 90, सुकून का मुतरादिफ है यानी पर्यायवाची है, जिसका मतलब भी सुकून होता है। आराम, इज़्तिराब, बेचैनी, या बेचारगी?
सही जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी। सुकून का मुतरादिफ क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है? सुकून का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आराम। क्या होता है? आराम से, सुकून से। जबकि इज़्तिराब, बेचैनी और बेचारगी, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, बेचैनी होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? बेचैनी होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 91। आशना लफ्ज़ का मुतज़ाद है, आशना का उल्टा, आशना लफ्ज़ का उल्टा क्या होना चाहिए बताइए? दोस्त, मेहरबान, बेगाना या पड़ोसी? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी, बेगाना। क्या होगा? बेगाना। क्यों होगा? आशना का मतलब होता है जान पहचान वाला। आशना का मतलब क्या होता है? जान पहचाना हुआ या जाना पहचाना हुआ, क्या कहलाता है? आशना कहलाता है। और दोस्त क्या होते हैं? आशना होते हैं। तो दोस्त भी कहा जाता है कई बार आशना को, लेकिन आशना मतलब दोस्त नहीं होता। आशना मतलब होता है जाना पहचाना हुआ, और दोस्त को हम जानते ही हैं। मेहरबान नहीं होता, पड़ोसी नहीं होता, इन सभी का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, बेगाना। आशना लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? बेगाना। अगला सवाल, सवाल नंबर 92। अगला सवाल 92। रफ़ाकत हो तो क्या होता है? रफ़ाकत हो तो क्या होता है? दुश्मनी, नफ़रत, नाराज़गी और क़ुर्बत। रफ़ाकत जो लफ्ज़ है दोस्तों, ये बना है रफ़ीक से। किससे बना है? रफ़ीक। रफ़ीक का मतलब क्या होता है? दोस्त। क्या होता है? दोस्त। तो जब किसी से रफ़ाकत होती है, किसी से दोस्ती हो जाती है, तो फिर क्या होता है? उससे दुश्मनी हो जाती है, उससे नफ़रत हो जाती है, या हम उससे नाराज़ हो जाते हैं? सही जवाब क्या है? डी, क़ुर्बत। क़ुर्बत का मतलब दूसरा मोहब्बत ही होता है, और क़ुर्बत को हम करीब से भी मान सकते हैं। जब किसी से रफ़ाकत होती है, दोस्ती होती है, तो क़ुर्बत बढ़ जाती है या क़ुर्बत पैदा हो जाती है। हम उसके करीब आ जाते हैं और उससे मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल नंबर 93। रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है? एक जिस्म की ग़िज़ा होती है, वो होती है खाना। तो बताओ रूह की ग़िज़ा क्या है? इल्म व हिकमत, जिस्म की क़ुव्वत, रूह की क़ुव्वत या रहम दिली? सही जवाब क्या है दोस्तों? रूह की क़ुव्वत। रूह की क़ुव्वत, ये क्या है? रूहानी ग़िज़ा है। सवाल नंबर 94। फ़ैल लाज़िम की मिसाल है। महमूद आया, ज़ैद ने ख़त लिखा, रहीम ने किताब पढ़ी, जाहिद खुश है। जाहिद खुश है। सही जवाब बताइए, जल्दी बताइए। सही जवाब है दोस्तों ए, महमूद आया। फ़ैल लाजिम के लिए क्या ज़रूरी है? फ़ैल का होना और फ़ाइल का होना ज़रूरी हो। क्या हो जाता है? फ़ैल लाजिम हो जाता है। यहाँ पे फ़ाइल को ना महमूद, और आया क्या है? फ़ैल। फ़ैल दोनों मिलकर जुमला बना देते हैं, वो क्या कहलाता है? फ़ैल लाजिम कहलाता है। जबकि ज़ैद ने ख़त लिखा, तो इसमें ख़त और आ गया, ख़त बीच में और आ गया, और ये क्या है? किसकी पहचान है? मफ़ऊल की पहचान है। रहीम ने किताब पढ़ी, तो रहीम और किताब का मामला अलग हो गया। अब किताब को बाहर निकालेंगे तो किताब का मतलब क्या है? एक मफ़ऊल है। क्या है? मफ़ऊल। ज़ायद खुश है, ये क्या है? ख़बर है। ये क्या है? ख़बर है। ठीक है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। वो किताब पढ़ रहा था मैं, वो क्या है? एक जुमला है, वो किताब पढ़ रहा था। इस जुमले में वो जो इस्तेमाल है किसके लिए किया गया है? इसम के लिए, फ़ाइल के लिए, ज़मीर के लिए, या मफ़ऊल के लिए? सही जवाब है दोस्तों सी, ज़मीर। क्या है? ज़मीर। सही जवाब क्या है? ज़मीर। वो किताब पढ़ रहा था, तो वो का मतलब कोई नाम भी तो होगा। नाम हटा के उस नाम की जगह हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है वो। क्या है? वो। ठीक है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा? सी, ज़मीर की सिर्फ। सवाल नंबर 96। दुरुस्त इमला की निशानदही कीजिए। इन सभी में एक सही है और 3 क्या है? गलत है। पहचानिए और जवाब दीजिए। पढ़ के क्या बताएं? मकरूज़, मकरूज़, मकरूज़ और मकरूज़, चारों का पढ़ने में प्रोनाउंस एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक सही है और 3 क्या है? गलत हैं। तो बताइए सही कौन सा है? सही है दोस्तों डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला। मकरूज़ जो लफ्ज़ है, जिसमें लास्ट में क्या है? दुआद है, यही लफ्ज़ क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? सही है।
सवाल नंबर 97, उर्दू में राइज रस्म ख़त का नाम है। उर्दू में जो रस्म ख़त है उस रस्म ख़त का नाम क्या है? नस्तालिक, नस्ख, सुलस या कुफ़ी। सुलस और कॉफ़ी तो क्या रह गई, पीछे रह गई, ये ज़ुबान तो है ही नहीं। नस्तालिक और नस्ख दोनों में से एक चुननी है आपको। उर्दू में राइज रस्म ख़त कौन सा है? तो पहले नस्ख था। नस्ख जो तरीका है वो अरबी ज़बान के लिए, किसके लिए? अरबी ज़बान के लिए है। और सही जवाब क्या होगा? नस्तालिक होगा। क्या होगा? नस्तालिक होगा। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये पहले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखना। नस्तालिक क्या है? उर्दू लिपि का, उर्दू लिखने का एक रस्म ख़त है। सवाल नंबर 98, इस्तखराजी व इस्तक़राई तरीका अपनाया जाता है। इस्तखराजी व इस्तक़राई तरीका इंसान कब अपनाएगा? तदरीस नज़म में, तदरीस गज़ल में, ग्रामर की तदरीस में, या तदरीस इंशा में। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। क्या है? सी, ग्रामर की तदरीस में। किसकी तदरीस में? ग्रामर की तदरीस में। यानी इस्तखराजी व इस्तक़राई जो तरीका है ये सिर्फ ग्रामर पढ़ाने के लिए मुफीद है, ग्रामर पढ़ाने में काम में इसको लिया जाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा? सी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 99, झेल में कौन इमदादी सामान तालीम से मुतालिक नहीं है? सामान मंगाए हैं किसके लिए? तैयारी के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए। तो बताओ कौन सा साधन है जो बच्चों का काम नहीं आएगा? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन या टेलीविज़न? बताओ किसके फ़ोन लगाना चाहिए था? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन या टेलीविज़न। बच्चों के क्या काम नहीं आएगा? टेप रिकॉर्डर बच्चों के काम की चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है। रेडियो नहीं है, टेलीफोन नहीं है या टेलीविज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न किस बात की है? इमदादी सामान का मतलब है बच्चों के लिए सहायक होनी चाहिए। बच्चों की क्या होनी चाहिए? सहायक होनी चाहिए, बच्चों के काम आनी चाहिए। एक टेलीफोन ऐसी चीज़ है जो बच्चों के कोई भी काम नहीं आ सकती, बल्कि ये तीनों चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के काम में आ सकती है। सही जवाब क्या होगा? आखिरी आज का लास्ट सवाल आज की क्लास का, मुश्तरिका लफ्ज़ के क्या मानी हैं? मुश्तरिका जो लफ्ज़ उसका मतलब क्या है? नज़दीक, मिली-जुली, मशहूर या रिश्तेदार? सही जवाब क्या होगा दोस्तों उसका? बी। क्या होगा? बी, मिली जुली। मुश्तरिका का मतलब क्या होता है? मिली जुली। अब दोस्तों बस बात ये है, सबसे ख़ास बात, कि कुछ दोस्तों का कमेंट आया था सर पैसेज का क्या होगा? देखिए पैसेज से होगा कुछ नहीं, पैसेज आपको पढ़ के जवाब वही देने जो ग्रामेटिकल जवाब होते हैं। और अगर पैसेज के अकॉर्डिंग सवाल पूछ लिया गया तो आप तो इतने समझदार तो आप हो ही, एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता है कि पैसेज से कैसे सवाल छाटे जाते हैं। तो इसलिए मैं पैसेज नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, ठीक है। अगर पैराग्राफ से सवाल पूछे जाते तो वही पूछ लिए जाते हैं जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूछ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।